नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। और वंदे भारत में आज उस पार्टी की बात होगी, उसका पूरा चिट्ठा होगा जो अपने जन्म से लेकर अब तक खुद को सबसे ईमानदार पार्टी बताती है, लेकिन आप पर दाग कितना गहरा हो चुका है, इसकी एक एक डिटेल वंदे भारत में आज आपके सामने होगी। क्योंकि देश के स्वघोषित सबसे कट्टर ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी का क्या कहना। दिल्ली से पंजाब तक आपके नेताओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। शराब घोटाले कांड में आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कोर्ट से राहत नहीं मिली तो अमानतुल्लाह खान पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी केजरीवाल कट्टर ईमानदारी का राग अलाप रहे हैं। लेकिन इसी बीच में बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग मामला, जिसमें संजय सिंह पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बड़ा आरोप लगाया है। ईडी दफ्तर से गोपनीय दस्तावेजों के लीक होने का अंदेशा ईडी ने जताया है और ये गंभीर आरोप संजय सिंह पर लगे हैं। रेड के दौरान मिले दस्तावेज ईडी दफ्तर से लिए गए हैं, फोटो के प्रिंट। ये ईडी ने कहा है सीधे तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का वायलेशन बताया है। संजय सिंह के घर छापे में यही गोपनीय दस्तावेज मिले हैं। ईडी दफ्तर से लिए गए फोटो के प्रिंटेड दस्तावेज इस वक्त आपके सामने हैं। ये वो दस्तावेज है जो उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, उसका प्रिंट है। और ये गोपनीय दस्तावेज जिनके लीक होने का अंदेशा ईडी दफ्तर से जताया है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने। और संजय सिंह के घर जब 4 अक्टूबर को रेड पड़ी थी, उसी दौरान जो दस्तावेज मिले वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे, जो ईडी के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स थे। ईडी दफ्तर से लिए गए फोटो के प्रिंट हैं। ये संजय सिंह पर प्रवर्तन निदेशालय का गंभीर और बड़ा आरोप। ईडी दफ्तर से गोपनीय दस्तावेज लीक होने का अंदेशा। रेड के दौरान मिले दस्तावेजों को लेकर संदेह जाहिर किया गया है और ये दस्तावेज ईडी दफ्तर से लिए गए फोटो के प्रिंट बताए गए हैं, जो सीधे तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का बड़ा उल्लंघन है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला, जिसमें संजय सिंह को आज 3 दिन की एक बार फिर से रिमांड ईडी को मिल चुकी है, जिसमें ईडी संजय सिंह से गहन पूछताछ करना चाहती है। और ईडी लगातार इस बात का दावा कर रही है कि उनके पास सबूत हैं संजय सिंह से जुड़े हुए। और इसी बीच में यह बड़ा आरोप संजय सिंह पर ईडी ने लगाया है। तो दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला, जिसमें ईडी ने संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोपनीय दस्तावेजों के लीक होने का अंदेशा जाहिर किया गया है। आइए इसकी डिटेल्स आपके सामने रख देती हूं, क्योंकि संजय सिंह पर ईडी ने बड़ा आरोप लगाया है और ईडी दफ्तर से जो गोपनीय दस्तावेज थे, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, उनके लीक होने का अंदेशा ईडी की तरफ से जताया गया। जब संजय सिंह के घर पर रेड पड़ी, उस दौरान वहां से दस्तावेज बरामद किए गए और वो दस्तावेज थे ईडी दफ्तर से लिए गए फोटो के प्रिंट। ये कहना है ईडी का। सीधे तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का ये उल्लंघन है और संजय सिंह के घर छापेमार कार्रवाई के दौरान ये गोपनीय दस्तावेज बरामद किए गए थे। ईडी दफ्तर से फोटो के प्रिंटेड दस्तावेज हैं ये, जो रेड के दौरान संजय सिंह के घर से मिले थे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज कोर्ट से राहत नहीं मिली। शराब घोटाले मामले में ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आप सांसद संजय सिंह को पेश किया और राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 13 अक्टूबर तक के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया। ईडी ने संजय सिंह की हालांकि 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 3 दिन की रिमांड मंजूर की। ईडी ने कोर्ट में यह बताया कि संजय सिंह ने रिश्वत मांगी थी, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ था। लेकिन इसके बाद तमाम सवाल कि इसके बाद आखिर होगा क्या आम आदमी पार्टी का, क्योंकि संजय सिंह को कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने संजय सिंह की रिमांड बढ़ा दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर तक के लिए ईडी हिरासत में संजय सिंह को भेज दिया है। 5 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी, लेकिन 3 दिन की रिमांड आज ईडी को मिली और संजय सिंह की क्योंकि आज ही रिमांड खत्म हो रही थी, जिसके बाद आज उनकी कोर्ट में पेशी हुई है। संजय सिंह हमेशा गरीबों के पक्षधर रहे, चाहे वो कोविड के दौरान की बात करें, चाहे वो किसी महामारी के दौरान की बात करें, चाहे किसी बच्चे को
जब जीवन रक्षक दवाइयों की जरूरत पड़ती है तो उसकी बार बार अपील करना संजय सिंह ने हमेशा अपने दायित्व को समझा है और गरीबों की आवाज़ संसद के अंदर बहुत मुखर तरीके से उठाई है। किसी भी भ्रष्टाचार के लिए, चाहे वो अडानी का भ्रष्टाचार हो, चाहे कोई और भ्रष्टाचार हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। मणिपुर के खिलाफ आवाज़ उठाई है, मेवात दंगों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो देखिए ईडी ने कोर्ट में क्या क्या बताया। ईडी की तरफ से जो गंभीर बातें और दलीलें कोर्ट के अंदर रखी गई, जिसके बाद संजय सिंह की 3 दिन की रिमांड मिली है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को, उसकी डिटेल्स इस वक्त आपको दे देती हूं। ये बताया ईडी ने कि संजय सिंह ने घूस मांगी थी लेकिन पेमेंट नहीं हुआ था। कोर्ट में संजय सिंह ने ईडी पर आरोप लगाए तो ईडी ने भी संजय सिंह पर आरोपों का मलबा फेंक दिया। कैसे? देखिए, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ वो आप जान लीजिए। सबसे पहले संजय सिंह पर ईडी ने आरोप लगाए आपकी कस्टडी में मेरा एनकाउंटर हो सकता है। जब मीडिया से उन्होंने इंटरैक्ट किया उस वक्त उनकी तरफ से कहा गया, ईडी ने कहा कि पूछताछ में संजय सिंह सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद ईडी खुद को कानून से ऊपर समझ रही है, यह कहना है संजय सिंह का, और ईडी कहती है कि सवालों का जवाब संजय सिंह नहीं दे रहे हैं और सवालों को गोलमोल घुमा रहे हैं। उनका सीधा जवाब, पूछताछ में इन्वेस्टिगेशन के दौरान सहयोग नहीं कर रहे हैं। संजय सिंह कहते हैं कि ईडी ने मुझे लॉकअप के बाहर सुलाया, ये कहते हैं संजय सिंह, लेकिन ईडी कह रही है कि लॉकअप में पेस्टिसाइड डाला जा रहा था। ये उनका इसको लेकर जवाब है कि आखिर क्या वजह रही कि लॉकअप से बाहर संजय सिंह को सुलाया गया। ये कोर्ट के अंदर की दलीलें हैं जो रिमांड मांगे जाने के दौरान कोर्ट के भीतर सुनाई गई। अब संजय सिंह ने ईडी पर आरोप लगाए और ईडी इसका जवाब भी देती हुई नजर आ रही है। अब ईडी ने कोर्ट से संजय सिंह की रिमांड मांगते हुए दावा यह किया कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि जो कॉल डेटा का रिकॉर्ड है और पुराना फोन भी रिकवर नहीं हुआ है। ईडी ने आरोप लगाया कि संजय सिंह अपने पुराने फोन के बारे में बता नहीं रहे। ईडी ने दावा किया कि एक शराब कारोबारी से 4 करोड़ रुपए की और भी मांग की गई थी। क्या कहा गया था? और इसको लेकर यह भी कहा गया कि कहा यह गया कि हम पहले भी कई लाइसेंस दिला चुके हैं। अब कोर्ट के सवाल और ईडी के जवाब क्या रहे? कोर्ट ने सवाल पूछा कि आपने कहां-कहां छापेमारी की थी। इस पर ईडी जवाब देती है कि कई ऐसे ठिकाने रहे जिन पर हमने रेड की। अब उसके बाद कोर्ट का अगला सवाल क्या था? कई लोगों ने संजय सिंह का नाम लिया, ये ईडी ने कहा है, जिसमें वो खास तौर से अरोड़ा का जिक्र कर रहे हैं। तो आपने कहां-कहां छापेमारी की? हमने कई जगह पर रेड की और इसके साथ ही एक शराब कारोबारी से 4 करोड़ रिश्वत जिसका जिक्र कर रहे हैं, 4 करोड़ की रकम है और यह कहा गया ईडी के जवाब के तौर पर। रुपए की मांग की गई थी, यह भी ईडी ने कहा, पैसे मांगे गए थे। अब देखिए इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक, पार्टी के लिए चंदे के तौर पर पैसा मांगा गया। ये कहा गया कि आप अलग अलग कारोबारियों से पैसे जुटाइए और उसके बाद एक बड़ी रकम का भी जिक्र है। सिर्फ रिश्वत मांगी गई थी, पेमेंट नहीं हुआ। ये भी ईडी का जवाब इस दौरान देखने को मिला। क्या ये रिश्वत दिल्ली और पंजाब में शराब के लाइसेंस को लेकर थी? कोर्ट का ये सवाल था जिस पर ईडी ने ये जवाब दिया। आखिर 5 दिन बाद भी मोबाइल डेटा क्यों नहीं मिला? जब कोर्ट ने पूछा तो ईडी ने कहा कि वो पुराने फोन के बारे में बता ही नहीं रहे हैं, उसके बारे में वो जानकारी नहीं दे रहे हैं। ईडी की तरफ से दलील कोर्ट के भीतर दी गई जब ये सवाल पूछा गया। और यही एक वजह है कि कॉल डेटा रिकॉर्ड जो है वो मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि वो पुराने फोन को लेकर जानकारी दे नहीं रहे हैं और नॉन कोऑपरेटिव है, पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ये ईडी की तरफ से दलीलें दी गई कोर्ट में दलीलों के दौरान जब सुनवाई हो रही थी। देखिए, शराब घोटाले के मामले में क्योंकि ईडी ने 4 अक्टूबर को संजय सिंह के घर पर छापेमारी की थी, करीब 10 घंटे की पूछताछ की गई और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने संजय सिंह पर क्या आरोप लगाए थे आपको यह भी बता देते हैं। दरअसल संजय सिंह पर आरोप क्या क्या है? दिल्ली शराब नीति केस में शामिल होने का आरोप है एक तो। दूसरी, सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई और चार्जशीट में 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया। संजय सिंह पर चंदा लेने का आरोप है और वो भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि 82 लाख रुपए का चंदा लिया गया, जिसके बाद पार्टी को प्रचार के लिए, फंडिंग के लिए इसी पैसे का इस्तेमाल किया गया है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर शराब घोटाले में संजय सिंह का रोल क्या है, क्योंकि संजय सिंह पर अब कार्रवाई हुई है तो आखिर उसमें संजय सिंह का रोल क्या है? शराब घोटाले की पूरी कहानी में संजय सिंह ने आखिर कौन सा किरदार निभाया? ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि शराब घोटाले के आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी
और इस बैठक में संजय सिंह भी मौजूद थे। ईडी के सामने दिनेश अरोड़ा के दिए गए बयान के मुताबिक वो सबसे पहले एक कार्यक्रम में संजय सिंह से मिले और इसके बाद वो मनीष सिसोदिया के संपर्क में आए। देखिए, अब ये आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसमें मीडिएटर कौन है? दिनेश अरोड़ा। दिनेश अरोड़ा शराब घोटाले का आरोपी है। सीएम आवास पर मीटिंग होती है। सीएम आवास पर अरविंद केजरीवाल की मीटिंग होती है। संजय सिंह की मुलाकात, संजय सिंह के कहने पर मुलाकात हुई। ये दिनेश अरोड़ा ने, जो कि अब सरकारी गवाह बन चुका है, वो कहता है, और 32 लाख रुपए का मैंने चेक दिया। अब इधर दूसरा कैरेक्टर कौन है? मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया से मुलाकात हुई और ये मुलाकात किसी और ने नहीं बल्कि संजय सिंह ने मुलाकात करवाई। यानी अरविंद केजरीवाल से और मनीष सिसोदिया से दिनेश अरोड़ा की मुलाकात करवाने वाला सेंटर में कैरेक्टर कौन है? संजय सिंह कैरेक्टर है और 32 लाख रुपए का चेक दिया, ये दिनेश अरोड़ा ने कहा है, जो कि शराब घोटाले का आरोपी है। और जाहिर है कि एक तरफ जहां पर मनीष सिसोदिया की मुसीबत खत्म नहीं हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अब संजय सिंह भी इसके घेरे में घिरते हुए नजर आने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद जहां पर सियासी माहौल गर्मा चुका है, वहीं आम आदमी पार्टी लगातार इसको मुद्दा बनाकर प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी के लीगल सेल ने पैदल मार्च निकाला, प्रदर्शन किया, पटियाला हाउस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ये प्रोटेस्ट किया गया। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद देश का माहौल जहां सियासी तौर पर गर्मा गया, वहीं आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। का साफ कहना है कि जो ये गिरफ्तारी हुई है, ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के कार्यकर्ता इस गिरफ्तारी को पूरी तरह से राजनीतिक प्रेरित बता रहे हैं और लगातार इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी देखा जाए तो प्रोटेस्ट कर रही है। अब बात यह है कि लगातार प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी को कहां तक लेकर जाता है। आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी इस मामले में बेहद ही मुखर है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ आनंद कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली। तो आपने देखा किस तरीके से इस मौके को भुनाने की कोशिश में आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन जो अपने आप को सबसे कट्टर ईमानदार बताती है आम आदमी पार्टी, वो कितनी दागदार है, इस सवाल का जवाब आम आदमी के कट्टर ईमानदार नेताओं पर पड़ते हुए ईडी के छापे देते हैं कि ईमानदारी का सफेद लिबास ओढ़कर सियासत करने के लिए निकली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के दिल पर भ्रष्टाचार की कालिक को पोत दिया है। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक हैं, उनका नाम है अमानतुल्लाह खान। उनके घर पर ईडी ने रेड की। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए केस में ईडी छापेमारी कर रही है और एसीबी ने अमानतुल्लाह के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड के कामकाज में वित्तीय हेरा फेरी और अन्य अनियमितताओं से जुड़े हुए मामले में एफआईआर दर्ज की थी। अब ईडी ने इसी एफआईआर के आधार पर अमानतुल्लाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है। इसकी डिटेल्स भी सुन लीजिए, क्योंकि ये एक और कैरेक्टर है, नाम है अमानतुल्लाह खान और ईडी ने रेड की है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए केस में छापेमार कार्रवाई की गई है एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से दाखिल एफआईआर के तहत और ईडी ने कार्रवाई की। दिल्ली वक्फ बोर्ड में नौकरियों में अनियमितताओं को लेकर एफआईआर हुई। वक्फ बोर्ड में चेयरमैन आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान है, यानी कि उन्हीं की दुकान है। अन्य आरोपियों की 13 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और अमानतुल्लाह खान पर आरोप यह है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए नियमों का उल्लंघन करते हुए भर्तियां की थीं। ये गंभीर आरोप लगे हुए हैं। वक्फ बोर्ड के बैंक खातों में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगा है। वाहनों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती करने का आरोप लगा है। नियमों का उल्लंघन करते हुए ये भर्तियां की गई और दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ ने इस बात का खुलासा किया। अवैध भर्ती के खिलाफ स्टेटमेंट जारी कर दिया गया था और अमानतुल्लाह पर भ्रष्टाचार और पक्षपात का आरोप लगाया गया। अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई ऐसी संपत्तियां हैं जिनको किराए पर देने का आरोप लगा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के धन का दुरुपयोग करने का आरोप भी अमानतुल्लाह खान पर लगा हुआ है और अब जांच के दायरे में अमानतुल्लाह खान भी हैं। जो एक नाम आपने लिया है, इनके यहाँ से ऐसी डायरियाँ, ऐसे प्रूफ पकड़े गए हैं जिसमें बड़ी बड़ी वसूलियों के रिकॉर्ड हैं और मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल के गिरेबान तक ये बातें जा रही हैं, क्योंकि सारे केसेस में एक ही सच्चाई आ रही है कि इन सारे घटनाओं के
सरगना अरविंद केजरीवाल। अमानतुल्लाह को इस मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी थी और जब एसीपी के तहत इस मामले को जांच कराई थी तो कोर्ट ने काफ़ी फटकार लगाई थी एंटी करप्शन ब्यूरो के ऊपर कि भाई इस मामले में कुछ भी नहीं है, और अभी उसी मामले को ईडी के तहत जांच कराई जा रही है, मिलने वाला कुछ नहीं है। आम पार्टी अली बाबा 40 चोर की टीम है ये। सभी लोग दिल्ली को लूटने के लिए आए हैं, देश को लूटने के लिए आए हैं। अराजकतावादी वो अपने आप को बोलते ही हैं। उसी कड़ी के अंदर एक एक करके सारे जेल में जाने वाले हैं। जो आए थे सत्ता परिवर्तन के लिए आए थे, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए थे और दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम किया। आज जनता को मालूम पड़ रहा है किस प्रकार का सत्ता परिवर्तन। ये तो अपना परिवर्तन करने के लिए आए हैं, घोटाले करने के आए हैं। देश की जो संवैधानिक चीज़ें हैं, जो संस्कृति संस्कार, उसको ख़त्म करने के लिए आए। इनकी सबकी जगह जेल में ही है और लगातार ऐसे ही जाते रहेंगे। मर्ज की दवा लेने के लिए अगर आप दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक जाएंगे तो याद रखिएगा वहां की व्यवस्थाएं आपके दर्द को बढ़ा देंगी, क्योंकि केजरीवाल का क्लिनिक तो खुद बीमार है। यहां न दवा है न टेस्ट है। हकीकत से परे ये मोहल्ला क्लिनिक हलकान करते हैं कि आइए बट एट योर ओन रिस्क। केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक का सच भारत 24 की पड़ताल में सामने आया, जो आज आपको जरूर देखना चाहिए। तो मम्मी भी गई थी ना दवाई लेने, तो उनकी दवाई खा के मेरी मम्मी को और ज़्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई, तो हमें ना दूसरी जगह प्राइवेट से लेना पड़ा। ना कोई सुविधा है, ना मशीन है, ना कुछ है, कुछ सुविधा नहीं है यहाँ और भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है और दवाई बड़े नखरों से देते हैं, ऐंठते हैं। केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक का रियलिटी चेक। चारों तरफ गंदगी का अंबार, मोहल्ला क्लिनिक बीमार। खोखले दावे, वादे हवा हवाई, न टेस्ट न दवाई। मोहल्ला क्लिनिक में मरीजों की नहीं सुनवाई। खूब किया प्रचार, खूब मचाया हल्ला। फेल हुआ केजरीवाल का मॉडल मोहल्ला। अपने घर के आसपास है, थोड़ा सा कुछ हुआ अपना मोहल्ला क्लिनिक में गए, पैसे भी नहीं लगते, डॉक्टर अच्छे से इंतजाम, एयर कंडीशनड है अंदर, अच्छे से डॉक्टर इलाज करता है। लैब का टेस्ट अगर हो, टेस्ट फ्री होते हैं। एक्सरे कराना हो, एक्सरे भी पास के अस्पताल में फ्री में करा दिया जाता है। दवाइयाँ सारी फ्री में मिलती हैं। कहा तो तय था इलाज हर एक घर के लिए, कहा मयस्सर नहीं दवा मोहल्ले के लिए। बड़े जोर शोर से प्रचार किया था। गली मोहल्लों और चौराहों पर मुनादी पीटी गई थी। दिल्ली की सेहत में सुधार के दावे किए गए थे, लेकिन वादों के उन गुब्बारों में जितनी हवा भरी गई थी, जमीन पर उसकी हकीकत उतनी ही खोखली है। जिन मोहल्ला क्लिनिक को केजरीवाल दिल्ली का सबसे सस्ता विकास बताते हैं, वो मोहल्ला क्लिनिक आज खुद बीमार पड़े हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के मोहल्ला क्लिनिक की जब भारत 24 ने पड़ताल की तो केजरीवाल के दावों की पोल खुल गई। कुछ भी सुविधा नहीं है इसमें, वही दवाई मिल जाती हैं और ना कोई चेकअप है ना कुछ भी है। बस वो कोई कहो तो बीपी चेक कर लेंगे और कोई ज़्यादा कहो तो वो थायराइड करते हैं, बस और कुछ नहीं चेक करते। अच्छा, सो वो नखड़ों से करते हैं थायराइड भी, और कुछ सुविधा नहीं है। वही दवाई मिल जाती है जो मिलती है, गोली 3 दिन की दवाई मिल जाती है, फिर जाओ 3 दिन बाद लेने लगा, बस और कुछ नहीं मिलता है। केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक में न दर्द की दवाई है, न चेकअप, न टेस्ट। मरीजों के जख्म पर डॉक्टर साहब तसल्ली का मरहम रखकर उन्हें दिलासा दे देते हैं, कल आना या फिर कहीं दूसरी जगह दिखा लो। ऐसे में मरीज प्राइवेट अस्पताल से भारी भरकम पैसा खर्च करके दवा लेने पर मजबूर है। ना कोई सुविधा है, ना मशीन है, ना कुछ है, कुछ सुविधा नहीं है यहाँ और भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है बस। अच्छा। और दवाई बड़े नखरों से देते हैं, ऐंठते हैं, बोलते हैं। तो दिल्ली के संगम विहार मोहल्ले के रहने वालों का कहना है कि केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक अस्पताल से ज्यादा अस्तबल नजर आते हैं। किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, न मरीज के बैठने की व्यवस्था, न पंखे की और न ही पीने के पानी की।
पहली बात तो भैया वहाँ पे है ना रश ही इतना होता है कि यहाँ की जनता है ना कि दवाई नहीं ले पाती है वहाँ से। और दूसरी बात ये है कि इतनी गर्मी हो रही है, आपको पता है कि सबको पानी की ज़रूरत होती है। यहाँ पे कोई फ़ैन वगैरह नहीं है और यहाँ पे पानी की कोई सुविधा नहीं है। बहुत लोग तो गर्मी में बेहोश हो जाते हैं यहाँ पे। अच्छा। सिर्फ इस चीज़ की सुविधा होना चाहिए। अब जैसे इलेक्शन आता है तो ये लोग वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब वोट दे देते हैं इनको उसके बाद तो जनता को पूछते भी नहीं है। तो इस चीज़ के लिए कोई सुविधा होनी चाहिए ना वहाँ पे। अब ये मोहल्ला क्लिनिक खोला है, किस लिए खोला है? मरीजों का कहना है मोहल्ला क्लिनिक में मर्ज की दवा लेने जाते हैं, लेकिन वहाँ की व्यवस्थाएं दर्द बढ़ा देती हैं। केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक की दवा खाकर एक महिला ने ज्यादा बीमार हो जाने का आरोप लगाया, जिसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मम्मी भी गई थी ना दवाई लेने, तो उनकी दवाई खा के मेरी मम्मी को और ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो हमें ना दूसरी जगह प्राइवेट से लेना पड़ा। काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मम्मी कह रही कि मैं जाके बोलती हूँ उनसे। तो हम लोगों ने मतलब मना कर दिया कि कोई बात नहीं, उनके आगे कुछ नहीं चलेगा। और बाकी तो हम लोग यहाँ का तो कोई नहीं जाते, इतनी सारी दवाई दे देते हैं ना कि उसमें पता चलता है कि कौन सी क्या है। अगर दोबारा पूछने जाओ कि कैसे खानी है, क्या क्या टाइम है, तो वो बताते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बताते कि क्या करना है। कोई भी कोई सी दवाई खा लेता है। तो इनको ये देखना चाहिए, आराम से उनको देना चाहिए, ये नहीं कि हड़बड़ी में लिख के जल्दी जल्दी दे देते हैं। कहने को अरविंद केजरीवाल ने गरीबों के लिए हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोले ताकि गरीबों को बेहतर इलाज मिल सके, लेकिन अफसोस केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक खुद आईसीयू में है। चेकअप, खून टेस्ट वगैरह ये थोड़ा बंद होया पड़ा है। पहले हो रहा था, बहुत अच्छे से हो रहा था, बहुत भीड़ लग रखी थी। अभी बीच में जब ये कॉन्टैक्ट अलग अलग हुए ना, तब से थोड़ा सा बंद हो गया। जाते बच्चे की लेने दवाई देते नहीं, कहते इतने बड़े बच्चे की दवाई नहीं देते हैं। हाँ बस यही है, कहते हैं अस्पताल में मिलते, बड़े अस्पताल में लेके जाओ बच्चों। तस्वीर सिर्फ संगम बिहार के मोहल्ला क्लिनिक की खराब नहीं, बल्कि मयूर विहार फेज 3 में मोहल्ला क्लिनिक गंदगी और बिना दवाई, बिना टेस्ट और अव्यवस्थाओं वाले मर्ज से बेहाल है। मयूर विहार फेज 3 में मरीजों को प्राइवेट अस्पताल से दवा लेनी पड़ रही है। दवाई ठीक होता है, बाकी बच्चे के नहीं देते हैं, बड़े जाना के देते हैं। अच्छा, बच्चे लोगों का नहीं मिलता। हाँ, बच्चे के नहीं। बच्चे लोगों को ट्रीटमेंट करवाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? लाल बहादुर जाते हैं, प्राइवेट में जाते हैं। तब गरीब आदमी के पास में पैसा नहीं है तो कहाँ जाएगा? लाल बहादुर में जाओ तो नहीं दवाई लगेगा तो प्राइवेट भागने पड़ता है। दिल्ली सरकार के दावों पर कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है दिल्ली सरकार हेल्थ के लिए कोई नया काम नहीं कर रही है। तो दिल्ली की सरकार हो चाहे कि केंद्र की सरकार हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर रही, जिसकी वजह से दिल्ली की देश की राजधानी में जब ऐसा हाल है तो पूरे देश भर में कैसा होगा। लेकिन निश्चित तौर पे मोहल्ला क्लिनिक्स भी को जैसा दिखाया जा रहा है वैसा कुछ है नहीं है ज़मीन पे। दिल्ली में हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमने बार बार दिल्ली की सरकार को भी चेताया है। एक हॉस्पिटल ऐड नहीं हुआ, मोहल्ला क्लिनिक के नाम का झुंझुना दिल्ली के लोगों को पकड़ा दिया है। तो हेल्थ सेक्टर में बहुत काम करने की आवश्यकता है। तस्वीर साफ है, दिल्ली की तबीयत सही करने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बनवाए थे, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक की हालत देखकर आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि इन मोहल्ला क्लिनिक में मरीज को दवा मिलती होगी या फिर दर्द। वाले जो लोग हैं उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके की दवाइयाँ यहाँ पर जो मिलती हैं वो सही दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं। जो दवाइयाँ वो खाते हैं तो उससे और भी जो उनकी जो परेशानियाँ जो हैं वो बढ़ जा रही हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो सरकार जो है उनके जो दावे जो हैं वो खोखले दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय के साथ अभिषेक आनंद, भारत 24, दिल्ली।